सो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि वेक्टर्स की डायरेक्शन, वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने कहा कि इसको इधर बनाते हैं एक बड़े से पेज में, एक ही डायग्राम में सब कुछ एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग। ये हमने कहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमने कहा कि ये जो है दिस इज एक्स एक्सिस, इसको हमने एक्स एक्सिस बोला। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गई, ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, और इसको हमने जी एक्सिस बोल दिया, दिस इज द जी एक्सिस। क्लियर। और हमने कहा कि जो वेक्टर ए है अपना, उसको हमने बोल दिया कि जो वेक्टर ए है ये एक्स डायरेक्शन में है ये, और जो वेक्टर बी है उसको हमने जेड डायरेक्शन में बोल दिया। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो प्लेन होगा उस प्लेन को भी हम बना सकते हैं। वो प्लेन कुछ ऐसा बनेगा, अगर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर हम प्लेन बनाना चाहें तो हमने कहा कि ये प्लेन है, द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक ऐसा प्लेन जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी आ रहे हैं, ये प्लेन है। एक इस प्लेन में एक डायरेक्शन जो है वेक्टर ए को डिफाइन कर रही है, एक डायरेक्शन वेक्टर बी को डिफाइन कर रही है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हम देखना चाह रहे हैं तो हमने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया और उसमें हमने वेक्टर ए को एक्स एक्सिस में बना दिया, वेक्टर ए को हमने एक्स एक्सिस में बनाया, और वेक्टर बी को हमने कहाँ बना दिया, जेड एक्सिस में बना दिया। क्लियर, जेड एक्सिस में, वेक्टर बी जेड एक्सिस पे हमने बनाया। हमें क्या करना है, हमें वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी करना है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दी होगी कि जब ए क्रॉस बी किया था तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ने यहाँ बताया था आउट ऑफ द पेज है, यहाँ इनटू द पेज है, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या होता है, डायरेक्शन का फ़र्क हो जाता है। मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड में बस इक्वल होते हैं। ए क्रॉस बी अगर हमने बनाया तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखना चाह रहे हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा। जैसे हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखेंगे, इसका मतलब है कि हमें अपने जो हथेली है उसको ओपन करना है, उसको हमें वेक्टर ए की तरफ रखना है, और हथेली को हमें वेक्टर बी की तरफ क्या करना है, फोल्ड करना है। इस तरीके से इसको फोल्ड करें। जब फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है। थंब क्या हो रहा है, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, थंब अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि जो ए क्रॉस बी होगा, अंदर का मतलब हो गया नेगेटिव और बाहर का मतलब हो गया पॉजिटिव। जब आप आउट ऑफ द पेज बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं पॉजिटिव की, और जब इनटू द पेज हो गया इसका मतलब है कि बात हो रही है नेगेटिव की। ठीक है, तो जब थंब अंदर की तरफ जा रहा है इसका मतलब है कि जो ए क्रॉस बी होगा उसमें जो यूनिट वेक्टर होगा एन कैप होगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस का वाई कैप। एन कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस वाई डायरेक्शन में होगा। क्लियर ये बात। ए क्रॉस बी में जो एन कैप होगा वो माइनस वाई डायरेक्शन में होगा। तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बनेगा, इसको ऐसे ही बना देते हैं, इस डायरेक्शन में होगा आपका, इस डायरेक्शन में क्या होगा आपका, एन कैप होगा। जब हम बात किसकी करेंगे, ए क्रॉस बी की। ठीक है, और जब हम बात करेंगे बी क्रॉस ए की तो बी की तरफ हमने अपने फिंगर्स को ओपन किया है और उसको हम ए की तरफ कल कर रहे हैं, तो अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा तो हम कह सकते हैं कि जब बी क्रॉस ए करेंगे तो एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगी। तो बी क्रॉस ए में जो एन कैप की डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। क्लियर। अब दोबारा इस चीज़ को देख लो, ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए से बी की तरफ जा रही हो, अपने थंब को ओपन करते हुए ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो आपको दिखेगा कि जो अंगूठा होगा आपका, जो थंब होगा आपका, वो अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ होगा मतलब इनटू द पेज हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखोगे, इनटू द पेज मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, क्योंकि ये जो बना है फिगर वो एक्स वाई और जेड, यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और जब बी क्रॉस ए करोगे तो थंब जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। इसको एक और तरीके से देखना चाहो, ऐसे भी देख लो इसी फिगर को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो कुछ बच्चों को दिक्कत करती हैं। यहीं पे बना देते हैं इस फिगर को, एक मिनट, थोड़ा सा और इसको इधर शिफ्ट कर दें। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये बस चेंज करने जा रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया,
हमने इस तरफ वेक्टर ए ले लिया और इस तरफ हमने वेक्टर बी ले लिया। और जब वेक्टर ए आपका इस डायरेक्शन में है तो आप ए से बी की तरफ जब जाओगे, ए से बी की तरफ जब जाओगे तो आपका जो ए से बी यानी बाहर की तरफ, यानी जो ए क्रॉस बी जो होगा उसमें जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होगी। ठीक है, और जब आप बी से ए की तरफ जाओगे यानी आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपकी, यहाँ पर बी से ए की तरफ मतलब बी क्रॉस है तो एन कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो बना था तो इसको हटा ही दे, फिर हम इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो हमने दिखाई दिया है। ये जो एन कैप की डायरेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, यहाँ पे नेगेटिव वाई डायरेक्शन, यहाँ नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई आपकी ये, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई। तो यहाँ पे एन कैप पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और यहाँ पे एन कैप की वैल्यू नेगेटिव वाई डायरेक्शन। क्लियर ये बात? ये आपका ओरिजिन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है याद रखने वाला। इसके बाद है मैक्सवेल्स स्क्रू रूल से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप एक रूल जानिए। तो हमने एट एंड थंब रूल से इस सारी चीज़ों को देख लिया है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में उसका फिजिकल मीनिंग देखा था, वैसे ही हम क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में उसका फिजिकल मीनिंग देखते हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो इसकी जो फिजिकल मीनिंग होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, फिजिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, फिजिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका फॉर्मूला क्या अभी हम लोगों ने देखा। इसका फॉर्मूला निकल के आता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आती है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर? तो अगर हमें इसका फिजिकल मीनिंग देखना, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर का, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर का वो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया देखें तो वो क्या निकल के आता है, वो आता है ए क्रॉस बी। यानी अगर अपने पास ये कोई दो वेक्टर्स हैं, अगर हमने कहा है कि ये कोई दो वेक्टर्स हैं अपने पास, इस तरीके से किसी एक प्लेन में कंटेन कर रहे हैं वो दोनों वेक्टर्स, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है आपका, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा डिग्री का एंगल है। तो अगर हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं ऐसे करके, इसको इधर से एक्सटेंड करते हैं, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका वेक्टर ए है, ये क्या है आपका, ये वेक्टर बी है। तो ये क्या शो हो रहा है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। थोड़ा सा किसी को रोम्बस दिख रहा होगा, हो सकता है मुझे क्योंकि दिख रहा है रोम्बस थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन बोथ आर नॉट इक्वल। आप अब इसमें करेक्शन करने का मतलब है कि ये फिगर को फिर से पूरा चेंज करना। तो ठीक है, पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। क्या इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, ठीक है, मीन्स इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अब क्या करने जा रहे हैं हम कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमें देखना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को निकालने का ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। फॉर्मूला अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, ना फॉर्मूला की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये हो गई लेंथ ऑफ बेस और ये इसकी हाइट हो गई। इसकी हाइट को हम निकाल सकते हैं क्योंकि अगर आप देखें तो ये वेक्टर ए है पूरा, और ये अभी हम लोगों ने देखा था तो ये कितना आ रहा था, बी कॉस थीटा आ रहा था। तो ये वेक्टर ए को बी कॉस थीटा, ये बी कॉस थीटा है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर बी साइन थीटा। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो उससे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे, और कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा आ जाएगा। और ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। फिर से दोबारा सुन लो क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं लिखने की। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब ए क्रॉस बी, यहाँ से देखो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी है आपका, ये थीटा डिग्री एंगल है, तो ये वाला जो होगा ये बी कॉस थीटा होगा, ये होगा आपका बी साइन थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब क्या होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया, ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, इस ट्रायंगल का अगर हमें एरिया देखना है तो हम क्या करेंगे कि, या इस पूरे पैरेललोग्राम का हमें एरिया देखना है तो क्या करेंगे कि ये वाली साइड हो गई आपकी ए, और ये जो परपेंडिकुलर आई है वो कितनी आई है आपकी, बी साइन थीटा आई है। तो ए बी साइन थीटा जैसे हम करेंगे तो हमें इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, और ए बी साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी के बराबर है। इसलिए हमने कहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो एरिया, वो क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
जो ए क्रॉस बी होता है, इसीलिए जो ए क्रॉस बी है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ए क्रॉस बी है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो एरिया को डिनोट कर रहा है। ए क्रॉस बी क्या डिनोट कर रहा है, एरिया को डिनोट कर रहा है। और ए क्रॉस बी कैसी क्वांटिटी आएगी निकल के, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज दिस, एक ऐसी क्वांटिटी, यहाँ पे शायद मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था, यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए था। ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी निकल के आपकी। कैसी क्वांटिटी आएगी ये निकल के, ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे एन कैप जो है वो यूनिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक क्रॉस बी क्या है, एरिया को डिनोट कर रहा है, और तो ये कैसी क्वांटिटी आ रही है निकल के, वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो एरिया होता है वो एक वेक्टर होता है, ठीक है। डायरेक्शन हम इसका बता सकते हैं, अगर ये ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा एन कैप का, वो ये डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं कि ये तो इसकी फिजिकल मीनिंग हो गई। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी यहाँ से निकल के आ गया, ए क्रॉस बी, जो कि इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो एरिया होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आगे देखें इसमें और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इनकी कुछ अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ को हमें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं अपने। तो यहाँ पे हम इसमें एक टेबल बनाने जा रहे हैं। इस तरफ हम लिखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और इस तरफ लिखने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, या जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इस तरफ लिखने जा रहे हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक। यहाँ पे सीधी बन जाओ, अब ठीक है, सीधी बने ना बने, ये कुछ ज़्यादा टेढ़ी लग रही है। एक्चुअली यही नोट्स आपको मिल जाएंगे ना, ये इसका लास्ट है, बन जाएगी तो ठीक है, ठीक है, जो भी बना। प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टीज़ हम इसकी बात करते हैं, इसके फॉर्मूला की। फॉर्मूला की बात करें तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कॉल्ड ऑल्सो डॉट प्रोडक्ट, और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। पहली प्रॉपर्टी में हम इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है स्केलर प्रोडक्ट का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और जो एन कैप होता है वो इसका यूनिट वेक्टर होता है, जो कि प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू ए एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और जो एन कैप होता है वही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन भी अपने को बताता है। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि जो पहला तो आपका फॉर्मूला आपने देख लिया। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आएगा ए बी कॉस थीटा, तो आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करेंगे तो वो भी आएगा क्या, वो आएगा बी ए कॉस थीटा। तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या आती है, ए बी साइन थीटा एन कैप आएगी, यहाँ पे वैल्यू ए बी साइन थीटा एन कैप आएगी। और आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ए बी ए साइन थीटा एन कैप आएगी। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन अभी आपने देखा कि जो ए क्रॉस बी है, अगर इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, यानी अगर ए क्रॉस बी का जो एन कैप है वो पॉजिटिव वाई में है, तो जो बी क्रॉस ए का जो एन कैप आता है वो माइनस का वाई में आता है, तो इनके जो एन कैप है उसका डायरेक्शन तो डिफरेंट हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि इसमें एन कैप की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी इक्वल किसके होगा, ए क्रॉस बी जो है वो माइनस के बी क्रॉस ए के इक्वल हो सकता है। माइनस साइन का तो डिफरेंस था ना, तो उसमें से अगर हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब ये वही डायरेक्शन आ गया है। तो ए क्रॉस बी जो होता है, या जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, या जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ में, तो ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी प्लस का वेक्टर ए डॉट सी, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम कह देंगे कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। वेक्टर प्रोडक्ट में इसी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखने की कोशिश करें तो कैसी प्रॉपर्टी बनेंगी अपनी, ये एक मिनट,
वेक्टर प्रोडक्ट में देखें तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी प्लस सी, और इसको अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा अपना ए क्रॉस बी प्लस का ए क्रॉस सी। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि हमने क्या किया कि थीटा की हमने दोनों वेक्टर्स को क्या ले लिया है, पैरेलल ले लिया है, ठीक है। इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, हमने दोनों वेक्टर्स को पैरेलल ले लिया है और पैरेलल, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उसको हमने कितना डिफाइन कर दिया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं, जो स्केलर प्रोडक्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर जो स्केलर प्रोडक्ट है या जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 डालोगे तो कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी ये ए बी आ जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर ही कॉस की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। क्लियर। और वहीं बात अगर हम करें क्रॉस प्रोडक्ट की, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, थीटा की जगह 0 डाल दो एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू 0 हो सकती है, कब, जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल है। हाँ, इसकी वैल्यू 0 होने के और भी कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि वेक्टर ए 0 हो जाए, ठीक है, तो भी हम कह देंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 होगा, वेक्टर बी भी 0 हो जाए तो भी हम कह देंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 होगा। और अगर वेक्टर अगर हम ये कह रहे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसका ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या जरूरी है कि जो ए और बी हैं वो 0 नहीं होने चाहिए, वरना अगर ये खुद में 0 हो जाएंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो 0 किसकी वजह से आया है, पैरेलल की वजह से आया है कि वो वेक्टर्स खुद में 0 थे, इसलिए आंसर इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 हो गया। तो ए क्रॉस बी अगर 0 आ रहा है तो एक कंडीशन होनी चाहिए कि पैरेलल को शो करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी खुद में नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है। अगर खुद में नॉन जीरो है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है तो वो डिफाइन करेगा कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी कि अगर हम ये कहें कि दोनों वेक्टर्स हमारे क्या है, पैरेलल है, ओ सॉरी परपेंडिकुलर है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों वेक्टर्स अपने परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। उस केस में जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है, ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। फिर वही कंडीशन लगाएंगे कि अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है हम तब कह सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, जब उनका जो खुद वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है वो खुद में ही नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं और तब भी इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ए क्रॉस बी क्या अपने को बताता है, ए बी की वैल्यू ये मैग्नीट्यूड बताएगा, एन कैप तो उसका डायरेक्शन बताता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ए बी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 पर तो साइन की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। इसके बाद एक इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट मतलब खुद का खुद के साथ में, तो इसमें बात करोगे, डॉट प्रोडक्ट में बात करोगे तो उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब ए कोई वेक्टर है, उसी वेक्टर का उसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ में जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कोई दो वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, मानी बात है 0 डिग्री होगा। मान लीजिए कोई दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, और दोनों वेक्टर्स का आपको क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, दोनों ही सेम वेक्टर्स हैं, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स क्या है, आपस में पैरेलल है, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, और थीटा इक्वल टू 0 पर अभी हम लोगों ने देखा था कि ए बी की वैल्यू क्या हो जाती है, ए डॉट बी की वैल्यू ए बी के बराबर हो जाती है, तो ए डॉट ए कितना हो जाएगा अपना, ए इंटू ए, या फॉर्मूले से लगा लो, cos 0 डिग्री ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है उसकी वैल्यू हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, या उसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना चाहिए हमेशा। क्लियर। उसी तरीके से क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट हो गया, जब आप सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट,
सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कितना हो जाएगा, कोई दो वेक्टर्स हैं अगर वो सेम वेक्टर्स है इसका मतलब वो आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स में हम लोगों ने देखा था कि वैल्यू कितनी हो जाती है, क्योंकि साइन 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए साइन 0 डिग्री एन कैप, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, लेकिन जब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट अपने को याद रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट आप उसमें देखें, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को अगर हम देखना चाहें, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अपने क्या क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं अपने आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप को आई कैप के साथ में करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 × 1 1 हो गया। जे कैप को जे कैप के साथ में करेंगे तो 1 आएगा, के कैप को के कैप के साथ में करेंगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आई को जे के साथ में करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आई को जे के साथ करेंगे 0, जे को के के साथ करेंगे 0, के को आई के साथ करेंगे 0। क्लियर है ये बात। उसी तरीके से अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनता है अपना, कि हमने क्या किया, आई को आई के साथ में किया तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे देखा उसकी वैल्यू आती है 0, क्योंकि उनके बीच में थीटा वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और के क्रॉस के भी करेंगे तो वो भी 0 आएगा। लेकिन जैसे भी हम लोगों ने देखा कि ए क्रॉस भी जो होता है यहाँ पर ये नॉन 0 होता है। इसका मतलब है कि अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे तो उसकी वैल्यू नॉन 0 आएगी, और कितनी आएगी ये अपने को देखना है। और उसी तरीके से हम जे क्रॉस आई को देखेंगे और हम के क्रॉस आई को भी देखेंगे, ठीक है। एक साइकिल बनती है, कुछ इस तरीके से साइकिल बनती है। जैसे मान लीजिए, इसको यहाँ बता दें, कुछ इस तरह साइकिल बनती है। ये हो गया आपका आई कैप, ये हो गया आपका जे कैप, और ये हो गया आपका के कैप। तो जब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, के आएगा, ठीक है। आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट के आएगा, और जे को क्रॉस के साथ करोगे तो आई आएगा, और के को आई के साथ करोगे तो जे आएगा। क्लियर। इस तरीके से इसकी साइकिल चलती है। तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा आपका, के, जे क्रॉस आई, जे को आई के साथ जे को के साथ करोगे तो आई हो जाएगा, और के को आई के साथ करोगे तो जे हो जाएगा। लेकिन अगर आप ठीक इसी का अपोजिट कर दें, अपोजिट मतलब कि अगर हम आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई कर दें, और जे क्रॉस के की जगह के क्रॉस जे कर दें, और के क्रॉस आई की जगह आई क्रॉस के कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। जे क्रॉस आई का मतलब है कि जे इंटू आई, मतलब आप सर्कल के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का के हो जाएगा आपका। उसी तरीके से ये माइनस का आई हो जाएगा, उसी तरीके से ये माइनस का जे हो जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए यहाँ पर। इसके बाद है कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स। अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें एग्जांपल आपको मिल जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल हम ले लें वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है F × S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, इसको बोलते हैं F.B, वेलोसिटी, और ये हो गया फोर्स आपका, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई। ये क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ठीक है। कोई भी यूनिफॉर्म फील्ड है उसका इंटीग्रल अगर हमें निकालना है तो ई डॉट डी ए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि अपने को मालूम होने चाहिए। वहीं अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो वो अपने हो जाएंगे, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये क्या होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, या इसका रिजल्ट क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा निकल के। आर क्या होता है यहाँ पर, एफ तो आपको मालूम है फोर्स है,
आर क्या है, आर एक परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आप टॉर्क का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है यार, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे फोर्स लगाना है और यहाँ पे मुझे फोर्स लगाना है और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है, मतलब जहाँ पे टॉर्क लगाया गया है ये वो है, और यहाँ पे मुझे फोर्स लगाना है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, या इसको ऐसे कहिए कि जैसे मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पे मुझे टॉर्क देखना है, तो इस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया है, ठीक है, यहाँ पे अपने फोर्स लगाया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसके बाद इसमें और जो फॉर्मूले होते हैं, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेशन जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, पी यहाँ पे आपका लीनियर मोमेंटम होता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो टॉर्क होता है आपका, ये होता है, ये सारे क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। अभी हम लोग आगे एक्सियल वेक्टर के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, यहाँ पे आर क्या होती है, एक रेडियस होती है, रेडियस वेक्टर होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, यहाँ पे पी लीनियर मोमेंटम होता है, ये एल एंगुलर मोमेंटम होता है, ये लीनियर वेलोसिटी होती है, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्लियर। इसमें हाँ, इसमें कुछ और भी अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। कुछ रह तो नहीं गया है, नहीं कुछ नहीं रह गया है, सब कंप्लीट होता चल रहा है, क्योंकि मेरा सोचना है कि हर एक पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे कवर हो जाना चाहिए, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, ये वेक्टर्स को का ये डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी आप यहीं पे देख लें। कुछ बच्चे हैं जो जिनकी काफ़ी टाइम पहले उन्होंने ये सब पढ़ना छोड़ दिया था, तो उनके लिए थोड़ा सा नया हो जाता है कि हाउ टू फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए कि आपने कोई वेक्टर ए ले लिया, जिसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप, और मैंने कोई वेक्टर बी ले लिया जिसको हम लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप, ठीक है। मुझे इनका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप इसको रखें, इस पूरे रखें और इसको इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करें। तो जब इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ में भी होगा, भाई ए एक्स का ए बी एक्स के साथ में करोगे और आई का आई के साथ में भी करोगे, फिर इसका इसके साथ करोगे और इसका इसके साथ करोगे। तो जैसे ही आप इन दोनों में से आई डॉट आई करोगे तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, आई डॉट जे करोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आई डॉट के करोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आई डॉट आई पे आपको ये वैल्यू 1 मिली है, जब आप इसको कर रहे हैं तो आई डॉट आई 1 मिला है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ए एक्स बी एक्स मिल जाएगा। तो पहला तो आपको टर्म मिल जाएगा ए एक्स बी एक्स। सिमिलरली आप आगे देखें, यहाँ पे जे डॉट आई तो 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ए वाई बी वाई, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको लास्ट वाला ए जेड बी जेड। तो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कोई दो वेक्टर्स हैं उनका हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो उसको निकालने का क्या मेथड होता है, हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी। आपने सेम वेक्टर्स वही लिए हैं, जो वेक्टर हमने यहाँ लिए थे वही वेक्टर हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। और अब की बार हम देखते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है। और इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखना है, बीच में ये लाइन खींच देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना होता है कि हम इस तरीके से, जैसे कि हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट किया वैसे नहीं किया जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक डिटर्मिनेंट बनाया जाता है, वो होता है आपका ए क्रॉस बी, ठीक है। आप एक डिटर्मिनेंट बनाओगे, ये डिटर्मिनेंट हो गया आपका। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आई कैप लिखोगे, यहाँ जे कैप लिखोगे, यहाँ के कैप लिखोगे। आई कैप के नीचे क्या लिखोगे, फिर सबसे पहले वेक्टर ए के तीनों कंपोनेंट्स लिखोगे, फिर वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट्स लिखोगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका ए वाई, यहाँ हो जाएगा आपका ए जेड, यहाँ हो जाएगा आपका बी एक्स, यहाँ हो जाएगा बी वाई और यहाँ हो जाएगा बी जेड, ठीक है। अब इसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या करोगे, आई कैप को रखोगे, इसको इसके साथ करोगे और इसको इसके साथ करोगे। तो आई कैप में पॉजिटिव साइन रहेगा आपका, जे कैप में नेगेटिव साइन रहेगा, के कैप में पॉजिटिव साइन रहेगा। तो यानी सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे आई कैप और इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे।
तो इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा आई कैप ए वाई बी जेड माइनस का बी वाई ए जेड। ठीक, और इसके बाद जब आई कैप को आप कर रहे हो तो आपने आई कैप को छुपा लिया है, बचे हुए कर रहे हैं किया था हमने। जे कैप को करेंगे तो जे कैप को छुपा लेंगे, इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे। और जे कैप में क्या होगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड और ये हो जाएगा आपका बी एक्स ए जेड। फिर प्लस का के भी तो होगा, अब की बार के वाले को छुपा लो तो ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई। क्लियर? तो इस तरीके से हम वेक्टर्स का क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमको यूनिट वेक्टर निकालना है किसी डायरेक्शन, मान हमको ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका यूनिट वेक्टर एन कैप निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। यूनिट वेक्टर आपको मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ही आपको मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट में नहीं मिलता है। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब है कि ए क्रॉस बी जिस प्लेन पे लाई कर रहे हैं उस प्लेन, मान लीजिए प्लेन है, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वहाँ पे क्या लाई करेगा, अपना यूनिट वेक्टर लाई करेगा, या इसके इधर लाई करेगा या इसके इधर लाई करेगा प्लेन के। ठीक है, तो अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जनरल फॉर्मूला जो होता है आपका ए क्रॉस बी का, वो फॉर्मूला होता है आपका ए बी साइन थीटा एन कैप। तो आप ये फॉर्मूला लिखोगे ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन आप जब इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करोगे एन कैप की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी आपकी ए क्रॉस बी और ए बी साइन थीटा। और मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है, ए और बी मान लिया आपको डायरेक्शन केवल पता है, वेक्टर ए वेक्टर बी पता है, आपको थीटा नहीं पता है, तो आप एन कैप नहीं निकाल पाओगे। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते हैं यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, मैंने इस पर क्रॉस का निशान लगा दिया। यूज़ कौन सा करते हैं, अभी हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि कोई भी वेक्टर होता है उसका यूनिट वेक्टर अगर हमें लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं कि वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। उसी तरीके से अगर मुझे एन कैप जो एक यूनिट वेक्टर है तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इससे हम निकाल सकते हैं एन कैप की वैल्यू। क्लियर? विच इज़ द यूनिट वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूलेज भी आप देख लें, वरना आगे दिक्कत होगी जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देख लें। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? अच्छा, अभी हम लोग ने क्या किया है कि अभी हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट किया और क्रॉस प्रोडक्ट किया है। ठीक है, अभी कुछ और भी आगे चीज़ मिलेंगी, इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया था यहाँ पर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है उसका एरिया, मान लीजिए कि ये कोई एक पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। ये भी फिर से मैंने रोम्बस बना दिया है, थोड़ा सा मुझे इसको ऐसे बनाना चाहिए कि ये आपको दिखे कि हाँ ये पैरेललोग्राम है। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, रुकिए एक मिनट। ये कुछ ऐसे बना दें, है ना, अब ये दिख रहा है पैरेललोग्राम। तो मैंने कहा कि ये वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, ये तो ओरिजिन हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये भी वेक्टर बी होगा और ये वेक्टर ए होगा। ठीक है, इसमें निशान यहाँ पे बनाए जाते हैं। क्लियर? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो इसका निकल आएगा, वेक्टर फॉर्म में निकल आएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे क्योंकि एरिया है, एरिया को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिखाया जाता है। एरिया होता खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड को ही बताया जाएगा।
उसके जब मैग्नीट्यूड को निकालना होगा तो आप क्या करोगे, उस पर मॉड लगा दोगे। और अगर मान लीजिए कि मुझे इससे कि पैरेललोग्राम की क्या गिवन है, डायगोनल्स गिवन है, इस तरीके से मुझे पैरेललोग्राम की क्या गिवन है, डायगोनल्स गिवन है। अगर मुझे डायगोनल्स गिवन है और उस केस में मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो ये डायगोनल्स के जो भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल के केस में कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, मतलब d1 क्रॉस d2 करेंगे, मतलब दोनों डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसका मॉड करेंगे, फिर हाफ कर देंगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डाल देते हैं, पहला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो पैरेललोग्राम क्या है, ये पूरा है, ट्रायंगल कितना है, इतना है, तो ट्रायंगल क्या है, पैरेललोग्राम का आधा है, तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो कितना होता है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तब ए क्रॉस बी निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, उसका हाफ कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। अगर मुझे एरिया ऑफ क्या निकालना है, रेक्टेंगल निकालना है, तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वही रेक्टेंगल का एरिया होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मुझे निकालना है तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वही रेक्टेंगल का भी एरिया होगा। तो क्योंकि रेक्टेंगल कैसे बनेगा, रेक्टेंगल आपका ऐसे बन जाएगा, बस एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी, और अगर इसकी डायगोनल्स की वन है तो हो जाएगा हाफ d1 क्रॉस d2, ठीक है, डायगोनल के केस में। सिमिलरली वही जो कि पैरेललोग्राम का है। अगर मुझे ये तो इसका हो गया, इतना हो गया, इसमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, हाँ शायद उस पर भी क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, ट्रायंगल हो गया, ये हो गया, इतना हो गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। ये होता क्या चीज़ है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, जैसे कि हम लोग ने अभी देखा ना 2D में देखा तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हो, और इसी चीज़ को अगर हम 3D में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोपाइपेड हो जाएगा। इसको अगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा ये, जैसे कि ये हो गया, और थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा 3D में बनाए ना, आपको दिख जाएगा कि बॉक्स टाइप का, जैसे बॉक्स टाइप का है ना, ये जो होता है ये होता है आपका पैरेललोपाइपेड, या फिर इसको वैसे ही बना दे जैसे कि बनाया जाएगा उसकी हेल्प से, क्यूबाइड की तरह है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बना दे, एक मिनट रुकिए, इसको कैसे बनाए, तो सर तिरछा यहाँ से बनाते हैं एक, और जगह नहीं बची अब तो आगे, एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे जो ड्राइंग कर दें, ये जो ना ये हुआ आपका पैरेललोपाइपेड, ठीक है। तो इस पैरेललोपाइपेड में अगर मैंने कहा कि ये जो है इसको मैंने ओरिजिन ले लिया, ठीक है, और ये मैंने कहा ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, क्लियर। ये मैंने कहा ये वेक्टर बी है आपका, क्लियर, और ये मैंने कहा कि ये वेक्टर सी है आपका। अच्छा, जब भी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लेते हैं ना, तो वो एक ही पॉइंट से बनने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये वेक्टर, जैसे कि ये मैंने ओरिजिन लिया, इस ओरिजिन में इसको मैंने वेक्टर ए बोला, तो ये मेरा वेक्टर बी हो गया, ठीक है।
तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जब भी आप लें पैरेललोग्राम का एरिया या वॉल्यूम वगैरह जो भी आपको निकालना हो, तो इनका जो ओरिजिन होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम ओरिजिन सही होना चाहिए। अब अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है इस पैरेललोपाइपेड का, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V = बॉक्स ऑफ ABC। अच्छा, ये बॉक्स ऑफ ABC की सर चर्चा भी मैंने की नहीं है, बताया नहीं आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसको भी बता देते हैं अभी। बॉक्स ऑफ ABC होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अभी इसको थोड़ा सा लिख भी देंगे। और जो ABC होती हैं ये क्या होती हैं, तीनों एडजेसेंट साइड्स होती हैं, पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, ये एडजेसेंट होनी चाहिए, ठीक है। ABC आर एडजेसेंट साइड्स, इसको यहाँ पे लिख दें, ABC आर एडजेसेंट साइड्स होती हैं हमारी। इसका फॉर्मूला होता है बॉक्स ऑफ ABC। इसको हम ओपन भी कर सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं A.B×C, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पूरी साइकिल बनती है, क्लियर। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम का एरिया हो गया डायगोनल के साथ में और साइड्स के साथ में। ए और बी यहाँ पे इसकी साइड्स हैं, ए और बी इसकी साइड्स हैं, और D1 D2 इसकी डायगोनल्स हैं, ठीक। एक और एरिया, एक और वॉल्यूम होता है, वो होता है आपका टेट्राहेड्रन, वो भी देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, पैरेललोपाइपेड हो गया, अब टेट्राहेड्रन देख लो क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन कैसा बनता है देखने में, टेट्राहेड्रन ऐसे बनता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक मैंने एक ट्रायंगल, जैसे पिरामिड देखा है ना, तो पिरामिड होता है वो टेट्राहेड्रन की शेप का होता है, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का क्या है, बेस है, पिरामिड का बेस हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये इस पॉइंट से इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को क्या करना है, ज्वाइन करना है। पॉइंट से ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन करा देते हैं तीनों वर्टिसेस को। अब ये जो शेप बनता है, थोड़ा सा सही से ज्वाइन नहीं हुआ, ठीक है। अब ये जो शेप बनता है ना, ये शेप होता है आपका क्या, टेट्राहेड्रन, कि वॉल्यूम के सॉरी ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से एक ये हवा में पॉइंट लीजिए और उसको ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर देंगे तो वो जो फिगर बनती है उस फिगर को बोलते हैं टेट्राहेड्रन। जैसे कि जो पिरामिड होता है, पिरामिड जो होता है वो टेट्राहेड्रन के शेप का होता है, ठीक है। पिरामिड, पिरामिड टेट्राहेड्रन के शेप का होता है। वो हमको देखने में लगता है कि वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं होता है, वो इसका क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन का शेप होता है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, वो कैसे निकल के आए ये देखने की अपने को जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/6 बॉक्स ऑफ ABC, यानी 1/6 होता है बॉक्स ऑफ ABC का। यहाँ पे ये वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर लगा दो इस पर, तो ये हो जाएगा 1/6 A.B×C या B.C× है या C×। अभी देख लेते हैं इसको टेट्राहेड्रन को। यहाँ शायद क्या वेक्टर लगाना भूल गए थे क्या, हाँ जब मैंने शायद यहाँ किया था, ये वेक्टर लगाना चाहिए यहाँ पे, वेक्टर्स हैं क्योंकि ये, ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। अच्छा, एक जो पॉइंट रह गया था, क्या चीज़ पॉइंट रह गया था आपका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह जो पॉइंट रह गया था उसको भी देख लो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा, अब बॉक्स ऑफ ABC की जो हम बात कर रहे थे वो क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ट्रिपल प्रोडक्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट 2 टाइप्स के होते हैं आपके। एक होता है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है कि कोई 3 वेक्टर्स हैं, उनका क्या करना है, हमको ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट करना है और रिजल्ट कैसा आएगा, निकल के स्केलर आएगा। मान लीजिए आपके पास कोई 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। इन दोनों वेक्टर्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करेंगे हम लोग और रिजल्ट कैसा आएगा, निकल के रिजल्ट आपका स्केलर आएगा। तो ऐसे वेक्टर्स का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं A.B×C, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ ABC, क्लियर।
ये क्या होता है, ये साइक्लिक होता है ऑर्डर में। ये क्या होता है, ये साइक्लिक होता है ऑर्डर में। साइक्लिक इन द सेंस का मतलब है कि बॉक्स ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी की जो वैल्यू होती है वो बी डॉट सी क्रॉस ए के बराबर होगी। ए बी सी ऐसी साइकिल चलती है। और बी सी ए जो होगा वो सी ए बी होगा, मतलब सी डॉट ए क्रॉस बी होगा। इन सब की जो वैल्यूज होगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। साइक्लिक ऑर्डर होता है, साइक्लिक ऑर्डर यहाँ मेंटेन होना चाहिए। क्लियर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बॉक्स ऑफ ए बी सी हो गया आपका, ये बॉक्स ऑफ बी सी ए हो गया, और ये बॉक्स ऑफ सी ए बी हो गया। क्लियर। इसको निकालते कैसे हैं, अब क्या इसको ये करोगे कि पहले बी क्रॉस सी करोगे फिर उस पर एक ए डॉट करोगे, नहीं। इसको निकालने का मेथड क्या होता है कि अगर हमको बॉक्स ऑफ ए बी सी निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है किन्हीं तीन वेक्टर्स का, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे डिटर्मिनेंट। क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलते हो, डिटर्मिनेंट बोलते हो। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिखोगे ए एक्स, यहाँ लिखोगे ए वाई, यहाँ लिखोगे ए जेड, यहाँ लिखोगे बी एक्स, यहाँ लिखोगे बी वाई, यहाँ लिखोगे बी जेड, यहाँ लिखोगे सी एक्स, यहाँ लिखोगे सी वाई, यहाँ लिखोगे सी जेड। ठीक है। इसकी हेल्प से हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जो भी सॉल्व करेंगे वो बॉक्स ऑफ ए बी सी के बराबर हो जाएगी। अगर हमको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए क्या करते हो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब कोई तीन वेक्टर्स हैं उनका हमें प्रोडक्ट करना है, लेकिन रिजल्टेंट कैसा आएगा निकल के, कैसा आएगा रिजल्टेंट, प्रोडक्ट कैसा आएगा निकल के, वेक्टर आएगा। ठीक है। तो आप कहोगे कि वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसमें अगर हमें क्या करना होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस का ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी। ठीक है। और जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो नेचर में क्या बोलते हैं कि इस तरीके का नहीं होगा, जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था। जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक ऑर्डर पे था ना, वैसे ये उस नेचर को शो नहीं करेगा। मतलब जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव होता है नेचर में। कैसा होता है, एसोसिएटिव होता है। क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पर कि ए बी सी ए सी ए बी सब बराबर है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसी बात नहीं होती है। जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है उसकी वैल्यू सी क्रॉस अगर हम उसको ऐसे लिखें कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसके बराबर नहीं होती है। ठीक है। इसका मतलब है कि ये एसोसिएटिव नहीं होता है, नॉट एसोसिएटिव आप लिख दो उसको, नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं होता है नेचर में। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, होती किसके बराबर है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है माइनस का सी क्रॉस ए क्रॉस बी। क्योंकि जो ए क्रॉस बी होता है वो खुद ही एसोसिएटिव नहीं होता है नेचर में, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। उसी तरीके से इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी इक्वल नहीं होता है। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें शायद अभी रह गया है कि कोई कोप्लेनर की जब मैंने कंडीशन बताई थी, कोप्लेनर वापस कोप्लेनर ये मैंने बताया था ना कि कोप्लेनर का मतलब है कि ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अब देखो, अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा कि ये तीन वेक्टर्स हैं, अगर ये सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो इनका मतलब है कि इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। कैसे मैंने बोल दिया कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। तो जब आप बी क्रॉस सी करेंगे तो कुछ एक रिजल्टेंट आएगा निकल के, मैंने कहा वो रिजल्टेंट आ रहा है। ठीक है। जो बी क्रॉस सी जब आप करेंगे, अब बी को सी से जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक आएगा निकल के यहाँ पे क्या, यूनिट वेक्टर आएगा निकल के। जो यूनिट वेक्टर होगा वो इन दोनों वेक्टर्स जिस प्लेन पे लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैंने मान लिया कि जो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, तो जो इसका यूनिट वेक्टर आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो जेड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। और जो वेक्टर ए है वो भी इसी प्लेन पे लाई कर रहा था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले प्लेन पे ही लाई कर रहा था। तो जो इसका जो कितना आया यूनिट वेक्टर, एन कैप आया। अब एन कैप का जब हम ए कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट आर का मतलब क्या हो गया कि आप ए डॉट का एन कैप के साथ में जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। ठीक है। इसका जो प्लेन है वो जेड डायरेक्शन में है।
तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए नेचर में। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कहाँ गया, दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, निकल के 0 आएगा। क्लियर। इसीलिए मैंने वहाँ पे क्या लिखा था कि जो वेक्टर a डॉट b क्रॉस c होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, या बॉक्स ऑफ ABC क्या होता है, 0 होता है, जब हम ये कहते हैं कि वो वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है नेचर में। ठीक है, ये बात यहाँ तो कोई डाउट। आगे चले, आगे देखते हैं, इसमें कुछ रह तो नहीं गया है, सिर्फ मुझे सिर्फ उतना चेक करना है ताकि कुछ छूट ना पाए आपका। हाँ, अभी एक टॉपिक आपका शायद इसमें रह गया है, वो रह गया है जो सूडो वेक्टर, सूडो वेक्टर, सूडो स्केलर, एक टॉपिक रह गया। ठीक है, इसके बाद इस लेक्चर को जो है वो फिनिश कर देंगे हम। तो सूडो वेक्टर या सूडो स्केलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको भी देख लो, लगे हाथ, वो क्यों छूटे आपके। सूडो वेक्टर जो होंगे या सूडो स्केलर, यहीं से वो निकालेंगे, इसीलिए वो टॉपिक रह गया था। कहाँ गया, यहाँ पर करते हैं इसको। तो दो तरीके के वेक्टर जो होते हैं वो खुद में दो तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो वेक्टर है आपका, ये 2 टाइप्स का रहेगा आपका। ठीक है, एक होगा आपका सूडो वेक्टर और एक होता है आपका सूडो स्केलर। सूडो वेक्टर क्या होता है, सूडो वेक्टर होता है आपका कि जो वेक्टर्स है उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम यहाँ लिख दें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स कैसा होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, या इसको ऐसे कहो कि जो सूडो वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट, नहीं ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 2 वेक्टर्स का अगर वेक्टर आ रहा है तो वो सूडो वेक्टर है। ठीक है, इसमें भी एक कंडीशन बनेगी। सूडो स्केलर क्या होते हैं कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसका, किसी स्केलर का, नहीं स्केलर नहीं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी वेक्टर का किसके साथ में, सूडो वेक्टर के साथ में। अब जरा इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना, पेचीदा है थोड़ा सा मामला। मान लीजिए कि आपने कोई 2 वेक्टर से उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया। ठीक है, 2 वेक्टर से उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपने किया, क्रॉस प्रोडक्ट करने पे एक कोई वेक्टर ही निकल के आया, मैंने कहा ये वेक्टर जो आया मैंने कहा वो आर वेक्टर है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं किसी एक वेक्टर, उस वेक्टर का नाम हमने कहा वो वेक्टर सी है, सी का कर रहे हैं आर के साथ में, आर क्या है, ये सूडो वेक्टर है। तो जब इनका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना है, इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इसको हम ऐसे लिख दें, ये सूडो वेक्टर है तो इसको पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी वेक्टर का सूडो वेक्टर के साथ में तो रिजल्ट कैसा आता है, वेक्टर क्वांटिटी आती है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी आती है। अब इसका एक एग्जांपल देखो, परफेक्ट एग्जांपल है इसका, एक आपको समझ में भी आएगा एकदम एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करने जा रहे हैं एरिया की। एरिया क्या होता है, एक सूडो वेक्टर होता है। एरिया क्या होता है, एक सूडो वेक्टर होता है। क्योंकि सूडो वेक्टर भी 2 तरीके के होते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। पहले सूडो वेक्टर भी 2 तरीके के होते हैं। फिर सूडो स्केलर पे जाते हैं। एक होता है इसमें आपका पोलर वेक्टर और एक होता है आपका इसमें एक्सियल वेक्टर। ये दोनों ही क्या होते हैं, सूडो वेक्टर्स होते हैं। पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर बोथ आर सूडो वेक्टर्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, पोलर वेक्टर में या एक्सियल वेक्टर में क्या डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है कि जो पोलर वेक्टर होते हैं, जो पोलर वेक्टर होते हैं
इनका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो फिक्स रहता है, मतलब पार्टिकुलर पॉइंट पर ही हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। जैसे कि जो फोर्स है, जैसे फोर्स है, फोर्स हम क्या कर रहे हैं, हम इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है तो हम यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये सारे क्या है, पोलर वेक्टर है। तो पोलर वेक्टर में क्या होता है कि फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट होता है। जो इनिशियल पॉइंट होता है वो एकदम फिक्स रहता है, यानी जिस पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वही आपका इनिशियल पॉइंट होता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही आपका एक इनिशियल पॉइंट होता है और वो फिक्स रहता है। जैसे कि इसके एग्जांपल आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक, फोर्स हो गया, इम्पल्स हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गई, ये सारे क्या हैं, आपके पोलर वेक्टर हैं। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका, जो कि वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन, मतलब ऐसे वेक्टर जो कि रोटेशनल मोशन से ऑब्टेन्ड किए जा रहे हैं। इनका डायरेक्शन अबाउट एक्सिस, मतलब एक एक्सिस की बात करेगा। जब कोई एक्सियल वेक्टर की बात करेगा ना तो वो बात करेगा डायरेक्शन अबाउट एक्सिस। इसमें क्या था, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट था। इसमें बात करेगा एक एक्सिस के अबाउट डायरेक्शन। ये मान लीजिए एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जो डायरेक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये बात करेगा, दूसरी बात क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, किसी एक एक्सिस के अबाउट जो ऑब्जेक्ट है रोटेट कर रहा है। और जो हमें वेक्टर ऑब्टेन्ड हुआ है यहाँ से, वो वेक्टर कैसे ऑब्टेन्ड हुआ है, ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन। जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा था तो रोटेशनल मोशन के समय पर जो वेक्टर अपने को ऑब्टेन्ड होता है वो वेक्टर कैसा कहलाता है, अपना एक्सियल वेक्टर कहलाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अब देखें तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पे देख सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाएगा, आर क्रॉस एफ मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एल से रिप्रेजेंट करते हो एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, यानी इसको आप क्या बोलोगे, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलोगे, ठीक है। जैसे कि आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आपका, ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, आर क्रॉस वी होती है। इसको क्या, ये क्या चीज़ हो गई आपकी, मोमेंट ऑफ वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और देख लो एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया। एंगुलर एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो। ये क्या होता है आपका, आर क्रॉस ए होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ एक्सीलरेशन हो सकते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ एक्सीलरेशन हो गया, ये मोमेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया, इसको मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोल सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या होते हैं, ये सारे ही आपके क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर होते हैं। या मतलब एक्सियल वेक्टर मतलब स्यूडो वेक्टर तो है, ये भी स्यूडो वेक्टर है, ये भी स्यूडो वेक्टर है, ठीक है। स्यूडो वेक्टर में भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये एक्सियल वेक्टर है। क्लियर, ये बात पता होनी चाहिए। किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही ये रोटेट करता है। जैसे कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे लगा दो। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है आपका, एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मिलता है इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। लिख देते हैं फॉर्मूला, याद रहेगा, ऐसे तो आप लोग भूल जाएंगे। ये नोट्स आपके पास रहेंगे क्योंकि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4i हो गया। और फिर आगे क्या बनता है, आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है यहाँ पर, ये डी एल क्रॉस आर कैप, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अबाउट हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्सियल वेक्टर मिलेगा। क्लियर, तो ये एक्सियल वेक्टर हो गया। जो एक्सियल वेक्टर नहीं होते हैं वो बचे हुए सारे क्या कहलाते हैं, आपके पोलर वेक्टर कहलाते हैं। तो ये तो सारी कहानी हो गई अपनी स्यूडो वेक्टर की। तो स्यूडो वेक्टर में दो तरीके के होते हैं, एक पोलर वेक्टर होता है और एक एक्सियल वेक्टर।
एरिया कैसा सूडो वेक्टर है, एरिया पोलर वेक्टर हुआ, ठीक है। एरिया क्या होता है, सिंपल एल क्रॉस बी, यानी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अब एल क्रॉस बी कर रहे हैं तो आप एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया क्या है, एक सूडो वेक्टर है, लेकिन सूडो वेक्टर में भी अगर हम इसकी बात करें तो ये पोलर सूडो वेक्टर है। एरिया इज अ पोलर सूडो वेक्टर, पोलर सूडो वेक्टर है। अब जैसे कि एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ, ए क्रॉस बी हुआ। हमने क्या किया, हमने कहा कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये मैंने कहा कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इसको अगर हम ऐसे आगे की ओर एक्सटेंड करें, थोड़ा सा ऐसे, इसको ऐसे एक्सटेंड करें, अभी नहीं सही बना है, ये पैरेललोग्राम बनना चाहिए था, अब बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू ए क्रॉस बी कर देंगे, निकल आया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये एरिया आ गया निकल के। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो एरिया आया है ये आपका एक सूडो वेक्टर है, ठीक है। इस सूडो वेक्टर का क्या करने जा रहे हैं, एरिया है ए क्रॉस बी, इस सूडो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें किसी वेक्टर के साथ में, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, हम ऐसे लिख दें इसको, ये है आपका सी, यहाँ से इसको उठा रहे हैं हम, यहाँ से इक्वेशन 1 इसको नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 पे आप जाइए, देखिए सी डॉट आर पी, और यहाँ पे आर पी क्या है आपका ए है, क्योंकि आर पी क्या है, एक सूडो वेक्टर है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी। और अभी हम लोग ने देखा है कि ये क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए बी, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको स्केलर नहीं बोलते हैं क्योंकि ये वेक्टर्स से निकल के आती है, ठीक है, एक सूडो वेक्टर और एक वेक्टर से निकल के आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सूडो स्केलर बोलते हैं। तो हम ये कह देंगे कि सी डॉट आर पी जो आया है निकल के, वो क्या है, एक सूडो स्केलर है, ठीक है। अगर इस तरीके का कभी बनता है तो वो सूडो स्केलर कहलाते हैं। आपके कोर्स में बेसिकली पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर पूछा आता है कि कौन सा इसमें एक्सियल है, कौन सा इसमें पोलर है। और सूडो वेक्टर दो तरीके के हो गए, पोलर हो गया, एक एक्सियल हो गया। और इसमें कुछ रह गया, हाँ, यहाँ पे मुझे अभी करंट दिखाना, करंट मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैसी क्वांटिटी होती है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो बात अलग है कि करंट हम लोग बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट बह रहा है, लेकिन करंट खुद में क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इसका होता है, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने ये लिखा था, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे थे इसके स्टार्टिंग में ही, यहाँ लिखे थे ना एग्जाम्पल, यहाँ पे हम करंट को जोड़ दे रहे हैं क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्लियर। और कोई टॉपिक रह गया इसमें आपका, छोटा मोटा कोई भी पार्ट, क्योंकि फिर हम इसके बाद जो भी आपका लेक्चर होगा उसमें इस चीज़ को नहीं इंक्लूड करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन, एक और टॉपिक रह गया इसमें, डायरेक्शन कोसाइन। प्रोजेक्शन वगैरह तो सब बता दिया था, डायरेक्शन कोसाइन भी देख लो ज़रा क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस क्या चीज़ होती हैं, एक होता है आपका साइन में बनता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर्स। हाँ चलो पहले डायरेक्शन कोसाइन देख लो, फिर लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन भी देख लेना, अगर उसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। डायरेक्शन कोसाइन पे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। तो हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस हो गई एक अपनी, एक को हमने वाई एक्सिस बोल दिया, इसको हमने जी एक्सिस बोल दिया। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, दिस इज़ योर जी एक्सिस, ठीक है। तो कोई एक वेक्टर है, उसका जो प्रोजेक्शन है वो, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि दिस इज़ योर वेक्टर, दिस इज़ वेक्टर ए, क्लियर। तो इस वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ में वो अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ में जो इसका प्रोजेक्शन है वो बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ में जो इसका प्रोजेक्शन है वो गामा बना रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख दें कि प्रोजेक्शन ऑफ
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस पे कैसा बना रहा है, अल्फा बना रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए एक्स, और वो क्या बनाएगा, ए कॉस अल्फा। प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वाई एक्सिस पे इसका जो प्रोजेक्शन होगा उसको हम लिख देंगे ए वाई, वो हो जाएगा आपका ए कॉस बीटा, यहाँ बीटा बन रहा है ना एंगल, तो ए कॉस बीटा कर दोगे। और जेड एक्सिस पे जो इसका प्रोजेक्शन बन रहा है उसको हम ए जेड कर देंगे, और इसका एंगल क्योंकि हम दिखा नहीं सकते, हम ऐसे बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक 3D में ये वेक्टर है, ऐसे उठा हुआ होगा, जैसे कि आपकी कॉपी है ना, उसको कहीं आप ऊपर एक पॉइंट पे वेक्टर को लेंगे और फिर वो जेड एक्सिस से अल्फा गामा डिग्री का एंगल बनाएगा, तो उसको हम बोल दे रहे हैं ए कॉस गामा, ठीक है। और अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, हम लोगों ने देखा था कि जो वेक्टर ए होता है उसको हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमें उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा अपना, या ऐसे देख ही लो चाहे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस फॉर्म में हम वेक्टर को लिख सकते हैं। अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए स्क्वायर वाई प्लस का ए स्क्वायर जेड, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अब ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया आपका, बचा कितना आपके पास, बचा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो जो कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, जो कॉस अल्फा होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो कॉस अल्फा होता है इसको हम लोग एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं, कॉस गामा को एन बोलते हैं। तो इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर ये बात, तो यही होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस। इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि जो कॉस अल्फा होता है वो क्या है, एल है, और इसकी वैल्यू क्या है आपकी, कॉस अल्फा यहाँ से देखिए एल है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू है ए एक्स अपॉन ए। कॉस बीटा है उसकी वैल्यू क्या है, एम है, वो क्या हो जाएगा आपका ए वाई अपॉन ए। कॉस गामा है उसकी वैल्यू क्या है, एन है, वो क्या हो जाएगा ए जेड बाई ए। तो ये होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस, ये अपने को पता होने चाहिए कि व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस। बाकी और नहीं क्वेश्चन बनेंगे। प्रोजेक्शन भी बता दिया था ना, प्रोजेक्शन सारा कंप्लीट हो गया था, प्रोजेक्शन हो गया था पूरा, एक बार मैं चेक कर लूँ। प्रोजेक्शन के साथ में उसका कंपोनेंट बता दिया, मेथड हो गए, ये सब कुछ हो गया, हाँ अब सारा हो गया आपका। तो ये जितना पोर्शन था वेक्टर अलजेब्रा जो था वो टॉपिक आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब कोई टॉपिक इसमें बचता नहीं है कि आप क्वेश्चन करें और आपसे क्वेश्चन ना हो, शीट के हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन अब आप लगा सकते हैं। जो नेक्स्ट आपको लेक्चर मिलेगा वो लेक्चर होगा आपका किस पे, हम लोगों ने जो इसकी स्टार्टिंग की थी, वेक्टर अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। मतलब जो लोग टीजीटी वाले हैं उनका जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि टीजीटी में डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन उनके वेक्टर अलजेब्रा के ही रहते हैं। उनका टीजीटी का जो ये वाला टॉपिक था वेक्टर एनालिसिस वो कंप्लीट हो गया। टीजीटी के लिए अभी एक डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर होगा, एक इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर और आएगा अभी आपका।